Om Shanti. Thank you so much, Sister Shweta and Sister Nikita. And I would also like to take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to Garg Bhai Sahib and Ashish Bhai Sahib for giving me this opportunity to share with you all. And as we all know, we are going through times which are tougher than normal. यहाँ ऐसे कोई भी ही नहीं है जिन्होंने जीवन में मुश्किल हालात नहीं देखे होंगे, लेकिन ये वाला समय थोड़ा सा अनयूजुअल है. इवन फॉर पीपल हु हैव सीन वेरी टफ टाइम्स, दिस इज़ एन एक्सेप्शन. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस. बट पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस सेशन को सुनने के लिए थोड़ी मेंटली प्रिपेयर हों. तो एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे. आप साइलेंस में बैठेंगे, मैं कुछ कमेंट्री दूंगी और उसके साथ साथ आप कोशिश करेंगे अपने मन को प्रिपेयर करने की, है ना. डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, जस्ट रिलैक्स एंड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड क्रिएट थॉट्स अलोंग विथ मी. चलिए. बिल्कुल स्टिल और रिलैक्स्ड बैठ जाएं. शरीर शांत और रिलैक्स्ड. कुछ क्षणों के लिए भूल जाएं कि आप ऑफिस में या किसी फॉर्मल सेटिंग में बैठे हैं. अकेले हो जाएं. बाकी सारी बातें भूल इस घड़ी अपने साथ आ जाएं. Gently relax your body and unplug your attention from everything else and bring it to yourself. अपने आप को देखें. आपका शरीर उस चेयर पर बैठा हुआ है और आपका मन आँखों के पीछे है. ये मन अनुभव करने और सोचने वाली शक्ति है. अपना ध्यान अपने मन पर लेकर जाएं. ये मेरा मन पूरे दिन सोचता ही रहता है. अतीत की बातें, वर्तमान की बातें, परिस्थितियों की बातें, कल क्या होगा, ये मन सोचता ही रहता है. कुछ देर इस मन को केवल देखें. ये मन थक जाता होगा. इसको कुछ देर सब बातों से फ्री कर दें और एक सुंदर विचार लें. मैं इस घड़ी बिल्कुल शांत हूँ. मैंने हर बात को विदाई दे दी है. ये 2 मिनट
मैं सिर्फ इस संकल्प को अनुभव करना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल शांत हूँ। अपने मन को देखें, ये थॉट क्रिएट करते ही मन बिल्कुल शांति के सफ़ेद प्रकाश से भरता चला जा रहा है। White, peaceful, divine light fills my mind space and I start feeling relaxed. ओम शांति। आप लोग भी सभी अभी लंच कर कर बैठे होंगे। नींद तो नहीं आ रही है आपको है ना, क्योंकि ऑफिस में है तो प्रोग्राम बनता है तो आप बैठे हैं। बाकी नींद अगर आ भी रही है तो कुछ देर के लिए ये सोचें कि आप जब से ये परिस्थिति आई तो कई बार अपने मन में सोचते होंगे कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए, या भगवान मुझे गाइड कीजिए, या इस सिचुएशन में मैं अपने आप को कैसे संभालूं। ये प्रश्न आपने ज़रूर भगवान से पूछे होंगे, या ये भी पूछा होगा भगवान ये तुम क्या चाहते हो, या कल क्या होने वाला है, या ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज कुछ एक उन प्रश्नों का जवाब शायद भगवान की तरफ से हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए कभी कभी कोई चीज़ अचानक होती है, हमने प्लान नहीं किया होता कि इस तरह से आप ऑफिस में बैठे हुए ज्ञान सुनेंगे, लेकिन कोई चीज़ अचानक मिलती है पर कभी कभी बहुत काम की होती है। तो उस दृष्टिकोण से बैठेंगे और ध्यान से और शांति से रिलैक्स्ड होकर आज का सेशन सुनेंगे। तो सेशन में यही बात आ रही है कि हाउ डू वी कीप आवर स्पिरिट्स अपलिफ्टेड, या हम उमंग उत्साह में कैसे रहें इन समय में। अब आप देखिए कि हर एक व्यक्ति जो फील करता है वो फीलिंग उसके थॉट की क्रिएशन होती है। अगर हम ध्यान दें तो आप आज जैसा भी फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा क्योंकि सिचुएशन ऐसी है इसीलिए हम ऐसा फील कर रहे हैं, राइट। या कोरोना वायरस है या कुछ ऐसा है तो इसलिए हम ऐसा फील कर रहे हैं। मैं आपको एक जोक बताती हूँ जो मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा। तो उसमें किसी ने लिखा था कि ये पहली बार ज़िंदगी में है कि मैं गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं गया कोरोना वायरस की वजह से। नॉर्मली मैं हर साल गरीबी की वजह से घूमने नहीं जाता हूँ। तो जब मैं ये जोक सुन रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि वजह बदलती जाती है, मनुष्य की परिस्थिति नहीं बदलती। जैसे वो नॉर्मली भी घूमने नहीं जाता था, वो वजह कुछ और थी, इस बार भी घूमने नहीं जा रहा, वजह कुछ और है। आज हम कहते हैं कि हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि कोरोना वायरस है, इसलिए परेशान है क्योंकि इकॉनमी डाउन है, या इसलिए परेशान है कि जॉब्स इनसिक्योर हैं, या इसलिए परेशान है कि घरों में बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, या उनका आगे किस तरह से रोड मैप तैयार होगा नहीं पता चल रहा। लेकिन हम अपने आप से पूछें, क्या कोरोना वायरस से पहले हम अपने आप को रोज़ ये कहते थे कि हम बहुत खुश हैं और बहुत शांत हैं? तब भी हम यही कहते थे मैं आज बहुत परेशान हूँ, या मैं बहुत इरिटेटेड हूँ, या मैं बहुत गुस्सा हूँ। हाँ, वजह कुछ और होती थी। हम कहते थे ऑफिस में ये बात हो गई या घर में ये बात हो गई इसलिए हम परेशान हैं। तो वजह बदलती रहती है पर मन की स्थिति अगर देखी जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है।
पहले भी हम ऐसा ही फील करते थे, अभी भी। हाँ, डिस्ट्रैक्ट कर पाते थे अपने आप को ज़्यादा, कहीं घूमने चले जाते थे, बाहर चले जाते थे, तो वो वास्तविकता हमें अभी रियलाइज़ हुई है कि हमारा मन कितना बोझिल है, क्योंकि अब हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के साधन नहीं हैं, राइट। तो हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, कुछ और कर नहीं पा रहे एंटरटेनमेंट के लिए, कोई नई मूवीज़ नहीं बन रही, कोई नए सीरियल्स नहीं बन रहे, इसीलिए हमारे अंदर वो एक डिस्टर्बेंस आ रही है, क्योंकि हम अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन जो हम पहले फील कर रहे थे उससे थोड़ा ज़्यादा अंदर जो फीलिंग है वो डिफ़िकल्ट हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब हम इसमें एक चीज़ समझेंगे कि आप लोग जो भी हैं, आपको मैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल स्फीयर में हैं, तो मैं ज्ञान को आपकी भाषा में ही थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी। तो आजकल कहते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग हैं या जो सक्सेस को एस्पायर करते हैं, उनके अंदर 4 बातें इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहले आईक्यू की बात होती थी, राइट, कि इंटेलिजेंस क्वोशंट जिसको कहते हैं। सेकंड बात होती ईक्यू की, इमोशनल क्वोशंट। थर्ड है सोशल क्वोशंट, एसक्यू। और अभी नया जो एक क्वोशंट आया है वो है AQ, एडवर्सिटी क्वोशंट। ओके, तो अगर आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी जीवन को अच्छा चलाना चाहते हैं, तो आज हम उसको चलाने के लिए इन 4 बातों पर ध्यान देंगे। IQ, EQ, SQ एंड AQ, इंटेलिजेंस क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, सोशल क्वोशंट एंड एडवर्सिटी क्वोशंट। अब आप देखिए, IQ के लिए तो हमने पढ़ाई लिखाई की, मैथ सॉल्व करना सीखा, एनालिटिकल रीजनिंग सीखी, तो IQ तो जिसका जो है वो है, और आप सभी अच्छी पोजीशंस पे हायर हुए हैं, तो आपका IQ को क्वेश्चन करना तो ठीक नहीं होगा। तो IQ एवरीबडी हैज़। अब दूसरी बात आती EQ की। EQ क्या है? मैं अपने इमोशंस को मैनेज कर सकूं, राइट। सक्सेस के लिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पाए। ना व्हाट इज़ इमोशंस को मैनेज करना? जब गुस्सा आया तब गुस्सा नहीं कर देना है, जब गुस्सा आया तब कड़वा नहीं बोल देना है। आज लेट तक सोने का मन किया तो सोते रहे, आज छुट्टी करने का मन किया तो छुट्टी कर दिया, आज कोई अच्छा नहीं लगा तो उसका फ़ोन नहीं उठाया, कल कोई अच्छा लगा तो उसको 10 बार फ़ोन कर दिया। ये इमोशनल क्वोशंट है। तो ये इमोशनल क्वोशंट, अगर हमारा इमोशन ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, तो हमारे एक्शंस कैसे होंगे? हमारे एक्शंस प्रेडिक्टेबल नहीं होंगे, और जब एक्शंस प्रेडिक्टेबल नहीं होंगे तो इमोशनल क्वोशंट इज़ अ मेजर ऑफ आवर कैरेक्टर। जो हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो हमें कितना ट्रस्ट करते हैं, या हम उनको कितने रिलायबल लगते हैं, या वो हम पे कितना डिपेंड करते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारा इमोशनल क्वोशंट कैसा है, राइट। अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर सामने वाले को हमेशा ये लगेगा कि ये तो ना प्रेशर कुकर की तरह उबलते रहते, कब ब्लास्ट हो जाए पता नहीं चलता, तो इसीलिए इन पर इतना रिलाय नहीं कर सकते। तो अब हम अपने इमोशनल क्वोशंट को चेक करें कि कितना हमारा इमोशनल क्वोशंट ठीक है। आप लोग 10 में से कितने मार्क्स देंगे अपने आप को? अब मुझे नहीं पता, आपको ऑफिस में ऐसे मैं पूछूं तो अच्छा रहेगा या नहीं, तो आप अपने मन में अपने आप को मार्क्स देकर देखिए। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने को कितने मार्क्स इमोशनल क्वोशंट पे देते हैं। तो इमोशनल क्वोशंट मीन्स आप किसी भी परिस्थिति में अपनी मन की फीलिंग्स को मैनेज कर पा रहे हैं, उनको चेंज कर पा रहे हैं, और आप जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उस तक अपने आप को ला पा रहे हैं। दैट इज़ इमोशनल क्वोशंट। अगर नींद आ रही है तो भी आप क्लास मिस करना या ऑफिस मिस करना या कोई घर का काम मिस करने की जगह
आप उठकर अपनी ड्यूटी को पूरी कर पा रहे हैं, यू आर एबल टू पुल योर सेल्फ अप एंड ब्रिंग योर सेल्फ टू वर्क। उसके बाद अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं भी आई तो आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यू नो हाउ टू मैनेज दैट सिचुएशन एंड टॉक इन अ मैनर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और आप रिएक्शन देकर उस सिचुएशन को ख़राब नहीं कर रहे। या अगर आपको किसी दिन बहुत लो लग रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा मानसिक रूप से, तो भी आप अपने को उमंग उत्साह भरकर चला पा रहे हैं। तो कौन कौन समझते हैं मेरा इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई है? बस उतने में हाथ उठाइए। कौन कौन आप में से समझते मेरा इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई है ना? तो बहुत जने हाथ नहीं उठाते हैं, क्योंकि ऐसा नॉर्मली आजकल देखने में नहीं आता कि हमारा इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई हो। अब इस इमोशनल क्वोशंट को बेटर कैसे बनाएं? क्योंकि जो है वो अलग चीज़ है, पर इसको हम बेटर कैसे बनाएं? तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। आप देखिए, एक साधारण सा सवाल है, आप उसका उत्तर दीजिएगा। आप जो भी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं वो वहाँ होता है या यहाँ होता है? सारा कुछ जो हो रहा है दुनिया में वो वहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कौन कह रहे यहाँ हो रहा है? हाँ, हाथ तो उठाइए। ठीक है। और कौन कह रहे सब कुछ बाहर हो रहा है? जो आप अनुभव कर रहे हैं वो कहाँ हो रहा है? वहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है? आप इशारे से बता सकते हैं, मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हो रहा है। अंदर चलती है सारी दुनिया आपके अंदर है या बाहर है? कहाँ है? हाथ उठा के बताइए। जवाब नहीं देंगे तो मैं आगे नहीं जाऊंगी। अंदर चल रहा है या बाहर चल रहा है? कहाँ? दिखाइए इशारे से। इज इट आउटसाइड और इज इट इनसाइड? अच्छा, some are saying outside, some are saying inside। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आप ही लोग इतने सारे एक ही जगह पर हो, क्या सब एक सिचुएशन को एक तरह से अंदर एक्सपीरियंस करते हैं? एक ही सिचुएशन है, क्या सबको जो एक्सपीरियंस होता है वो अंदर सेम होता है? जैसे मान लीजिए ये क्लास चल रही है, तो क्या आप सब लोग एक तरह से इस क्लास को एक्सपीरियंस कर रहे हैं अंदर, या सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है? अलग अलग है, राइट? तो सब कुछ जो होता है वो जो बाहर हो रहा है वो अंदर प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। कोई चीज़ बाहर होती है, हम उस चीज़ को पिक करके अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, और मेरा अनुभव वो होता है जिस तरीके से मैं उसको अंदर प्रोजेक्ट करती हूँ। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज़ किसी ने आपको ऑफिस में कहा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो लो है, राइट? तो आपने अपने अंदर एक सिनेरियो ये है कि आपने अपने अंदर थॉट क्रिएट किया कि वो कौन है मुझे कहने वाला मेरी परफॉर्मेंस लो है या हाई है? हु इज़ ही, हु गेव हिम द अथॉरिटी? दूसरा है, कोई सोचता रहे कि अच्छा मुझे ऐसे कह दिया, मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी, मुझे इतना बुरा लगा, मैं तो इसका बदला लूँगा। तीसरा कहता है अरे उसको कहाँ अक्ल है बात करने की, वो तो कुछ भी कहता रहता है, उसकी बातों पर मत जाओ, उसका दिमाग ख़राब है, तुम अपना उसके पीछे दिमाग ख़राब मत करो। और चौथा कहता है क्या सचमुच मेरी परफॉर्मेंस लो है? क्या सचमुच मेरे में इतनी बड़ी गलती हो गई है? क्या मुझे अभी नौकरी से निकाल देंगे? क्या मेरे को कोई विपदा आने वाली है? तो वो फियर में चला जाता है। तो हर एक जो व्यक्ति है वो अलग अलग तरह से एक ही बात को सुन के अपने अंदर प्ले करता है, और जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो आपकी अपनी क्रिएशन होती है। अब मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ। आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, आप अपने फ़िल्टर के थ्रू देखते हैं, अपने चश्मे के थ्रू। और अगर आपका चश्मा हरा है तो आपको सब कुछ हरा नज़र आता है, अगर आपका चश्मा लाल है
तो आपको सब कुछ लाल नज़र आता है, अगर धुंधला है तो सब कुछ धुंधला नज़र आता है। अब आपका चश्मा कैसा है वो आप पर डिपेंड करता है। और इसीलिए जो हम इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं वो इमोशंस कोई परिस्थिति की वजह से नहीं होते, वो इमोशंस उस परिस्थिति में मैं जैसा सोच रही हूँ उसकी वजह से होते हैं, राइट। और अगर हम उस इमोशन के अंडर आकर कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको किसी ने कुछ कहा और आपको गुस्सा आया तो वो जो गुस्सा है उससे जो आप रिएक्शन देंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, राइट। अगर आप वहाँ पर थोड़ा धीरज से काम लेंगे तो आप उस सिचुएशन को भी संभाल लेंगे और उसमें आपका भी नुकसान नहीं होगा और सामने वाले का भी नुकसान नहीं होगा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार एक भाई मेरे पास आए, वो एक्सेंचर में एक बहुत अच्छी पोजीशन में काम करते थे और वो जब आए तो वो बहुत गुस्से में थे और मुझे बोले कि दीदी मैंने आज रिज़ाइन कर दिया। तो मैंने कहा रिज़ाइन कैसे कर दिया, कल तो अच्छे भले थे, आप रिज़ाइन कैसे कर दिया। तो मुझे कहते हैं कि वो क्या हुआ दीदी कि मेरा जो सीनियर है उसको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, तो उस सीनियर ने क्या किया, मेरे जूनियर को वो डायरेक्टली डांट रहा था। मेरा जूनियर है उसको मेरे थ्रू बात करनी चाहिए थी ना, पर वो मेरे जूनियर से मेरे थ्रू बात नहीं कर रहा था, वो डायरेक्टली उसको डांट रहा था। तो मैंने जब उसको कहा कि आप क्यों इस मामले में डायरेक्टली पढ़ रहे हो, यू शुड रिपोर्ट इट टू मी एंड आई शुड रिपोर्ट इट टू द जूनियर। तो वो मुझे कहने लगा कि तुम मुझे मेरा काम सिखाओगे, ये मेरी कंपनी है, मैं जैसे चाहूँगा वैसे चलाऊँगा। तो मैंने कहा चलो आज से तुम्हारी कंपनी में मैं नौकर नहीं हूँ और मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो उस दिन मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि आवेश में आकर कभी फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो मुझे कहने लगा नहीं नहीं दीदी आप समझते नहीं हैं, जब आत्मसम्मान की बात होती है ना तब अच्छा नहीं लगता है ऐसा कुछ होता है। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, अब जब आपने कोई चीज़ की है और वो हो चुका है तब इस पर कोई बात करने की बात नहीं है, अब इस बात को छोड़ देते हैं। अब कुछ दिनों के बाद वो भाई उसके बाद कुछ दिनों तक आता रहा, फिर आना उसने बंद कर दिया। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो वो काफ़ी दुखी था और उसके बाद वो मुझे कहता है कि दीदी मुझे जॉब नहीं लग रही है और दूसरी जॉब नहीं मिल रही है, और 6 महीने तक उसको जॉब नहीं लगी। और उसके बाद वो 6 महीने के बीच में एक दिन मुझे कहने लगा कि दीदी मैंने एक छोटी सी मोमेंट में ऐसा एक रिएक्शन दिया, मुझे क्या जाता है, वो जूनियर मेरा वहीं काम कर रहा है, वो सीनियर वहीं काम कर रहा है और मैं हूँ जिसकी नौकरी चली गई, और मैं जो हूँ मैंने अच्छा फ़ैसला नहीं लिया उस समय। तो मैंने उस भाई को यही कहा कि कोई भी फ़ैसला हम लें, कोई फ़ैसला सही या गलत नहीं होता है, लेकिन जो फ़ैसला इमोशनल होके लिया जाता है वो गलत होता है। एक बहुत अच्छी कहावत है, डू नॉट प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी, डू नॉट डिसाइड व्हेन यू आर सैड एंड डू नॉट रिप्लाई व्हेन यू आर एंग्री। जब आपको गुस्सा आता है आप मुंह से कुछ भी मत बोलिए। अगर आपको दुख है तो आप उस समय पर कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए। दुख के समय पर, डिप्रेशन के समय पर लोग बहुत बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, लेकिन उससे किसी का कभी फ़ायदा नहीं हुआ। और जब आप बहुत खुश हैं तो किसी को ऐसा वायदा मत कर दीजिए जो आप पूरा नहीं कर सकते। तो ये जो कहावतें बनी हैं इन पर हमें ध्यान देना चाहिए और अपने इमोशनल क्वोशंट को सुधारने के लिए हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी सिचुएशन बाहर है, उस सिचुएशन को मैं अपने अंदर उस तरह से प्ले करूं, मैं अपना सोच विचार इस तरीके का रखूं कि मेरी आंतरिक स्थिति स्टेबल रहे। मैं अगर आवेश में आ रहा हूं तो मुझे अपने आवेश को चेक एंड चेंज करना है। आपने नोटिस किया है आपके अंदर 2 लोग हैं, एक मन है और एक बुद्धि है।
देखा है? एक तो अभी क्लास के टाइम पे भी बोल रहे होंगे, अरे क्या क्लास रख दी, ये 3 बजे का कोई टाइम है, सबको नींद आ रही होगी और फिर काम भी इतना पड़ा है, कौन अभी क्लास करेगा। और एक कहता है कोई बात नहीं, अब जब क्लास है तो हो सकता है कुछ अच्छा ही बताएंगे, या स्पिरिचुअल क्लास है तो कभी कभी सुन लेनी चाहिए। तो ये जो दो चलते हैं ना अंदर, एक हमेशा आपको कहेगा क्यों अभी कुछ करना है, सो जाओ, आराम कर लो, घूमो फिरो, ऐश करो, कोई चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। और दूसरा जो है वो थोड़ा वाइज है, वो हमेशा थोड़ी अच्छी सलाह देता है। तो ये जो मन और बुद्धि है, ये दो है हमारे अंदर, और इनके बीच में हमेशा कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। अब बात क्या है कि जैसे एक कहानी आती है कि एक दादाजी अपने पोते को बता रहे थे कि हमारे अंदर 2 वुल्व्स हैं, एक ईविल है और एक गुड है। तो उसके बाद वो पोता पूछता है, अब वो जो 2 वुल्व्स हैं वो क्या करते हैं? तो बोले वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, वो कभी अग्री नहीं करते। तो फिर पोता पूछता है पर जीतता कौन है? तो दादाजी कहते हैं जिसको आप फीड करते हो, द वन यू फीड विन्स। इसीलिए ये जो हमारा मन है और बुद्धि है, इसमें से कौन सा ज़्यादा प्रभावी होगा? मन में तो इस तरह के थॉट्स आएंगे क्योंकि हमारा जो फिल्टर है वो एंगर का है, वो अपसेट होने का है, वो हड़बड़ाने का है, क्रिटिसिज्म का है। ये हमारा आज का फ़िल्टर है, प्रेजेंट फ़िल्टर। तो उसके हिसाब से मन में इस तरह के थॉट्स आएंगे। लेकिन बुद्धि, जिसको विवेक कहते हैं ना, उस विवेक को आपको एम्पावर करना पड़ेगा। और वो एम्पावर आप कैसे करेंगे? अगर आप क्लासेस को रेगुलरली सुनेंगे, आप अगर अपने अंदर की दुनिया के बारे में रेगुलरली सुनेंगे और मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन से आपके अंदर की दुनिया में शक्ति भरती है, आपकी बुद्धि ताकतवर बनती है। इसलिए भगवान को बुद्धिवानों की बुद्धि कहते हैं। तो जब आप अपनी बुद्धि को ज्ञान से भरेंगे, जब आप अपनी बुद्धि को योग से पावरफुल बनाएंगे, तो ये बुद्धि आपके मन के इमोशंस पर प्रभावी हो सकेगी एंड यू कैन डील विथ योर इमोशंस। तो ये है इमोशनल कोशेंट की बात। अगर आपको अपना इमोशनल कोशेंट स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ज्ञान योग को अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। दूसरी बात है सोशल कोशेंट। अब सोशल कोशेंट मतलब वन पर्सन्स एबिलिटी टू फॉर्म गुड रिलेशनशिप्स। आप देखिए, कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता। आप चाहे घर में हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे समाज में हैं, आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, राइट? और अगर आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बना सकते तो आप उनके साथ नहीं चल सकते। और जो व्यक्ति अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बना सकता, वो कुछ समय अपने IQ या EQ के दम पर चल तो जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसको जब कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो वो उसको नहीं मिलेगा। अब लोगों के साथ जो आसपास, आजकल आप देखते होंगे सभी मोबाइल पर ज़्यादा रहते हैं। आप भी मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं फिज़िकल इंटरेक्शन से। आप लोगों से बात करने से ज़्यादा मैसेज करना पसंद करते हैं या व्हाट्सएप करना पसंद करते हैं। और मोस्टली आप लोगों से मिलने जुलने से ज़्यादा अपने फ़ोन के साथ रहना पसंद करते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि द फ़ोन इज़ मोर वेल बिहेव्ड दैन पीपल। आप व्यक्ति को कहेंगे अपना चैनल चेंज करो, चैनल नहीं चेंज करेगा, लेकिन आप फ़ोन का चैनल जब चाहे चेंज कर सकते हैं। आप जो वेबसाइट चाहे तब देख सकते हैं, जब चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। व्यक्ति को आप कहेंगे आप अपना मूड अभी अभी चेंज कर लो, तो वो चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोगों के साथ नहीं। दूसरी बात है, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, लोग पेट्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने बच्चों से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पेट्स आर ऑल्सो मोर वेल बिहेव्ड, है ना। कुत्ते के पास जब भी आएंगे तो वो भागते हुए आपके पास आएगा और आपको प्यार से ग्रीट करेगा, है ना। बच्चे का मूड होगा तो ग्रीट करेगा, नहीं होगा तो चला जाएगा। इसीलिए हमें आजकल पेट्स और फ़ोन्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं लोगों से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अच्छे संबंध नहीं बनाएंगे तो हमारे पास
जो आसपास के लोग हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स बिल्ड ना होने के कारण अंदर सूनापन और खालीपन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के पास वो कैपेसिटी नहीं है प्यार देने की या शांति देने की या खुशी देने की, मनुष्य के पास है। और अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के साथ रहेंगे तो आपके अंदर शांति, खुशी और प्रेम का अनुभव बहुत कम होता जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट्स से हटाकर अपना ध्यान जो है वो रिश्तों की तरफ ले जाना है और रिश्तों को अच्छा बनाना है। अब रिश्तों को हम अच्छा कैसे बनाएं? क्योंकि आपके हिसाब से कोई भी जो आपके पास है वो लायक ही नहीं है रिश्ता रखने के, है ना, क्योंकि सब आड़े टेढ़े हैं, सब अपनी मर्ज़ी में चलते हैं, किसी की भी नेचर अच्छी नहीं है, किसी को भी ढंग से बात नहीं करना आता, किसी को भी ढंग से काम नहीं करना आता। अब यहाँ आती है बात सहनशीलता और समाने की शक्ति, द पावर टू टॉलरेट एंड द पावर टू एकोमोडेट। अब आप देखिए, हम जिन लोगों के साथ आसपास मिलते हैं वो हमसे बहुत डिफरेंट होंगे। कोई भी आपके जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जैसे सिर्फ आप हैं। कनेक्टिंग आ रहा है। कैसे चला गया? इंटरनेट चला गया? हाँ अभी आया, नहीं आएगा। वाईफाई का सिंबल आया है, सिंबल तो आया है। हाँ जी, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, ओम शांति, कैन यू हियर मी? नहीं, वो उन्होंने म्यूट कर रखा है मुझे। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? यस, ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे रिश्तों की। तो जो आसपास हमारे लोग हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हो, उसके लिए हमारा सिर्फ इंटेंशन काफ़ी नहीं है। कई बार व्यक्ति कहता है मैं तो चाहता हूँ कि हर किसी के साथ मेरे संबंध अच्छे हों, लेकिन वो जो व्यक्ति है आपको पता नहीं है, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कि उसके साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप रख सके। अब हमें ये समझना होगा कि हमारे जो भी लोग हैं आसपास वो हमसे बहुत डिफरेंट होंगे, और ये जो डिफरेंसेस हैं इनके प्रति हमारे अंदर बहुत प्रेजुडिस है, हम लोग बहुत बायस्ड हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो किसी और धर्म का है, ठीक है, तो हमारे अंदर पहले ही एक दीवार खड़ी हो जाती है कि ये तो इस धर्म का है, मैं तो इस धर्म का हूँ, तो मेरा और इसका क्या मेल है। तो आप अपने को उससे सुपीरियर समझते हैं नॉर्मली, और फिर उस व्यक्ति को जो है वो प्यार और सम्मान नहीं देते जो एक रिश्ते के लिए ज़रूरी होता है। या कोई जो फीमेल है और मेल है तो जेंडर का डिफरेंस है, तो हम कहेंगे हमारी दोस्ती इनसे नहीं हो सकती, या हम इनके साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं हो सकते क्योंकि ये तो लेडी है और मैं तो मेल हूँ। या हमारे अंदर ये प्रेजुडिस है कि ये सीनियर है, मैं जूनियर हूँ। अब हम ढूंढते रहते हैं कि कोई एकदम एग्जैक्ट वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला मिले जो मैं हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। कोई यंग होगा, कोई ओल्ड होगा, कोई थोड़ा डिफरेंट होगा, कोई ऊंचा बात करता होगा, कोई सॉफ्ट बात करता होगा। तो हर एक के अंदर अलग अलग तरह की टेंडेंसीज़ हैं, हर एक का रंग रूप कद काठी सब अलग होगा, और उन डिफरेंसेस के साथ हमें ये देखना होता है
कि हमारे अंदर जो प्रेजुडिस है, हमारे अंदर जो इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, उस कारण से हम उनके साथ रिश्ता नहीं बना पा रहे, है ना। लेकिन अगर हमें एक संगठन में रहना है तो हमें उन डिफरेंसेस के आगे सोचना पड़ेगा। अब आप देखिए, मोस्टली ऑफिस के माहौल में ये भी प्रैक्टिस अपना कर देखी गई कि कहते हैं कि सबको नाम से बुलाओ, है ना, कि सीनियर को भी नाम से बुलाएं, जूनियर को भी नाम से बुलाएं। तो वो जो ब्यूरोक्रेसी का कल्चर था सर वाला, उसको भी कई जगहों पर ख़त्म कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या नाम से बुलाने से आपका एटीट्यूड ना वैसा हो जाएगा कि आप सामने वाले को इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट से ट्रीट करें? तो ये ऊपर के इलाज नहीं चलेंगे, अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। अंदर हमें ये समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जेंडर का है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी कम्युनिटी का है, किसी भी एज का है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर काम कर रहा है, वो इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट का अधिकारी है। हर एक व्यक्ति के लिए हमारे दिल में प्यार और सम्मान होना चाहिए, और प्यार और सम्मान रिश्ते का आधार होता है। अगर हम किसी को प्यार और सम्मान की एनर्जी देते हैं तो उसके साथ हमारा एक मेंटल कनेक्ट बनता है और इससे रिश्ते अच्छे बनते हैं। क्या आप पॉइंट आउट कर सकते या आप अपने मन में सोच सकते हैं वो कौन लोग हैं जो आपको प्यार और सम्मान से ट्रीट करते हैं? चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे किसी भी सेटिंग में, आप उन लोगों को बहुत क्लियरली अपने माइंड के फ्रेम में ला पाते हैं कि ये व्यक्ति है जो मुझे हमेशा इज़्ज़त से ट्रीट करता है या प्यार से ट्रीट करता है, और जो आपको उस तरह से ट्रीट करता है उसके साथ आपका जो संबंध है वो बहुत आत्मिक होता है, उसको कोई परिस्थिति नहीं खराब कर सकती। तो इसीलिए ये जो सोशल कोशेंट है, इसके लिए आपको अपनी जो एनर्जी है उसको चेक करना पड़ेगा। हमारा जितना भी कम्युनिकेशन होता है उसमें से 90% नॉन वर्बल होता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं। मैं एक बार कोर्ट के जो लॉयर बार एसोसिएशन है उसमें एक सेशन ले रही थी, तो साकेत कोर्ट के, तो वहाँ पर बार एसोसिएशन के बहुत सारे मेंबर्स थे। तो उन्हों को मैंने बोला कि जब आपके पास एक क्लाइंट आता है तो आपको उसको देखकर उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है ना कि वो कितना डेस्परेट है, वो आपको कितने पैसे देगा, या वो कितना आपकी फैसिलिटी लेने के लिए किस हद तक जाएगा। तो कहते हैं हाँ, हमें पता चल जाता है और हम उसी हिसाब से अपनी फ़ीस भी लेते हैं। तो मैंने उनको कहा, तो जब आपको पता चलता है तो क्या उनको नहीं पता चलता आप कितने डेस्परेट हैं? उनको भी तो पता चलता होगा ना। तो हमें कभी कभी पता नहीं लगता कि हम जो अंदर सोच रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं वो हमारी बॉडी लैंग्वेज और वाइब्रेशन से कम्युनिकेट होता है। हम जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं उसमें 90% नॉन वर्बल होता है। हम जब किसी से मिलते हैं तो हम उसके लिए जो सोचते हैं वो उसको हमारी वाइब्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से बहुत क्लियर सिग्नल्स के रूप में मिलता है। इसीलिए सोशल कोशेंट को आप अपना ठीक करने के लिए आपको अपने दूसरों के प्रति जो आपके थॉट्स और फीलिंग्स हैं उसको चेक एंड चेंज करना पड़ेगा। और ये जो थॉट्स और फीलिंग्स को टेंट करने वाले या ख़राब करने वाले जो ये प्रेजुडिसेस हैं, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये छोटा है, ये नाटा है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये क्वालिफाइड है, ये अनक्वालिफाइड है, ये सारी बातों के आपको ऊपर उठना पड़ेगा। और आपको हर एक को ये समझना पड़ेगा कि एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग दे डिज़र्व टू बी रिस्पेक्टेड। और जब आप इस एक बात को अंदर रखेंगे, आप देखिए कोई भी काम करवाने के लिए या कहीं पर भी संगठन में चलने के लिए हमें किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। काम करवाने के लिए किसी की बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम वही बात बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्ट से भी कह सकते हैं। प्यार से का मतलब ये नहीं होता कि एकदम सॉफ्ट भाषा में।
प्यार से का मतलब ये भी हो सकता है आप बिल्कुल फर्म हैं, स्ट्रिक्ट हैं, आप डेडलाइन भी दे रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी उस फॉर्म में भी हैं कि अगर आप इस डेडलाइन को मीट नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन आप अंदर से उस आत्मा के लिए ऐसी भावना नहीं रख रहे कि ये एक लो व्यक्ति है या ये तो इररिस्पॉन्सिबल है या इससे तो कोई काम होता ही नहीं है या पता नहीं ये कहाँ से मेरे पास आ गया, ये वाली भावना आप नहीं रखते। और जब आप इन भावनाओं के ऊपर उठते हैं तो आपका सोशल कोशेंट अच्छा होता है। और जिस तरह की परिस्थितियों से हम आज गुज़र रहे हैं, हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिलायबल गुड रिलेशनशिप्स बनाएं बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल कनेक्ट। अगर हमारे अंदर ये रिलेशनशिप्स हमारे आसपास नहीं होंगे तो हम बहुत अकेला और बहुत घबराया हुआ महसूस करेंगे। इसीलिए अपने इमोशनल कोशेंट पर, अपने सोशल कोशेंट पर हमें बहुत ध्यान देना है। और तीसरी बात, एडवर्सिटी कोशेंट। आज आप देखिए मनुष्य जो है वो एक ऐसे समय से गुज़र रहा है जब कुछ भी अचानक होता है, जिन परिस्थितियों के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। क्या आप इस लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर्ड थे? नहीं थे, है ना। आप लॉकडाउन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे आप आने वाली परिस्थितियों के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। बहुत सारी हो सकता है आगे भी चीज़ें हों, कोई चाहता नहीं है, पर कुछ समय का भी भरोसा नहीं है क्योंकि सब चीज़ें अचानक बदलती हैं। तो ऐसे समय पर अपने अंदर कुछ शक्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं। वो शक्ति है टू कीप गोइंग कम वॉट मे। कुछ भी हो जाए, आई हैव टू जस्ट कीप गोइंग। ओके, आप देखिए हम नॉर्मली जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर ये होता है इस काम का रिज़ल्ट आना चाहिए, ठीक है। और अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो हम काम नहीं करते। जैसे अभी आप देखिए कि लॉकडाउन से पहले हम ऑफिस जाते थे, रेगुलर टाइम टेबल था हमारा, तो हमारा सोने का उठने का समय उसके हिसाब से चलता था, हमारे घर का सारा काम उस टाइम टेबल के हिसाब से चलता था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सब चीज़ें बदल गई। व्यक्ति को लगा हम अब तो छुट्टी पर है ना, तो हम अपनी सारी आदतें भरपूर ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आपको 15 दिन या हफ्ते के बाद वर्क फ्रॉम होम का प्रेशर आने लगा तो फिर वो प्रॉब्लम शुरू होने लगी कि अब तो हमने 10-12 दिन में अपनी आदतें ख़राब कर ली हैं, अब कैसे काम करें। तो इसीलिए हमें समझना है कि हमारी जो आदतें हैं वो हमारा हमेशा साथ देती हैं, और चाहे परिस्थिति कुछ भी हो हमें अपनी आदतें खराब नहीं करनी है। और जो कर्म हम बार बार करेंगे वो हमारी आदत बन जाएगी। अगर आप 5 दिन लेट उठेंगे आपको 6ठे दिन लेट उठने की आदत हो जाएगी। अगर आप 5 दिन एक्सरसाइज मिस करेंगे आपको 6ठे दिन एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा। अगर आप 4-5 दिन खाना नहीं बनाएंगे आपको 6ठे दिन खाना बनाने का मन नहीं करेगा। इसीलिए ये जो हमारी आदतें हैं इनको हमें किसी भी हालात में ख़राब नहीं करना है। हमारे को कोई परिस्थिति हो या ना हो, हमारा एक सेट टाइम टेबल होना चाहिए। हमारा टाइम टेबल किसी और के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑफिस है तो मेरा टाइम टेबल अलग है, घर है तो मेरा टाइम टेबल अलग है। अगर कोई और परिस्थिति है तो मेरा टाइम टेबल चेंज हो जाता है। आपका टाइम टेबल आपकी चीज़ होना चाहिए। अब हमें आप देखिए हम लोग रोज़ 3:30 बजे उठते हैं, डॉट 3:30 कम वॉट में, चाहे उस दिन सेवा हो चाहे ना हो। अगर कोई काम नहीं भी है तो भी हम 3:30 उठते हैं क्योंकि वो हमारे उठने का समय है। हम किसी और वजह से नहीं उठते। हम इसलिए नहीं उठते कि बच्चा वेट कर रहा है, काम वेट कर रहा है, लोग वेट कर रहे हैं, क्लास वेट कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं उठना है। अपना डिसिप्लिन बनाना है कि मेरे उठने का समय क्या है, मेरे खाने का समय क्या है, मुझे खाना बनाना है अपने लिए, मुझे अपने लिए कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपने लिए कुछ मेडिटेशन करना है।
ये जो दिनचर्या है ये हर एक को अपनी बनानी पड़ेगी। और अगर हम अपनी दिनचर्या को सर्कमस्टांसेस पर आधारित करेंगे तो जैसे जैसे सर्कमस्टांस बदलते हैं हमारी दिनचर्या बदल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये, सर्कमस्टांस तो फिर बदल जाता है, लेकिन हमारी जो आदत बन गई उसको हम कैसे बदलें, राइट? तो ये जो दिनचर्या है उसको हमें ठीक करना है। दूसरी बात है, हमें अपनी मनचर्या को ठीक करना है। मनचर्या मतलब मेरे अंदर अपना पर्सनल कोड फॉर थिंकिंग होना चाहिए। मुझे कैसा सोचना है शुड ओनली डिपेंड ऑन मी, इट शुड नॉट डिपेंड ऑन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू और द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि अगर आपके सामने पूरे दिन कोई गुस्से वाला आया तो आप गुस्सा करते रहेंगे, आप गुस्से के थॉट्स क्रिएट करते रहेंगे। अगर पूरे दिन आपके सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती रही तो आप चिंता और भय क्रिएट करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आप चिंता या भय क्रिएट करेंगे वो आपकी आदत बन जाएगी। आप परिस्थितियों के संपर्क में चिंता और भय क्रिएट करते हैं, लेकिन परिस्थिति बदल जाती है, फीलिंग्स स्टे, फीलिंग्स नहीं बदलते हैं। इस बात को हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। आप एक चीज़ देखिए, ये जो आजकल हम लोग सुनते हैं इतनी सारी न्यूज़, तो हम कोरोना के वजह से इतना हम सोचते हैं, हमने नेगेटिव सोचा क्योंकि ये परिस्थिति है। लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति और समय बदलता भी जा रहा है तो भी हमारी जो फीलिंग्स हैं उससे निकलना हमारे को बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पहले आप ऑफिस में नहीं थे, घर में काम करते थे, घर से स्टे एट होम करके काम करते थे, तब आपका जो मन का हाल था, अभी ऑफिस आने लगे तो भी मन का हाल वही है। जगह बदलने से फीलिंग्स नहीं एब्रप्टली चेंज हो रही। आपको मैं एक ब्रेन की विशेषता बताती हूँ। ब्रेन में कहते हैं देयर इज़ अ क्वालिटी कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? इफ़ यू थिंक इन अ सर्टेन पैटर्न फॉर सम टाइम, देन दैट थिंकिंग दैट काइंड ऑफ थॉट्स बिकम्स ईजियर। जैसे आप एक गार्डन में पानी देते हैं ना, तो अगर आप रोज़ एक एंगल से पाइप को पानी बहाते हैं पाइप से, तो उधर एक डेंट बन जाता है ना, एक पाथवे बन जाता है, और जब भी आप पानी को रिलीज़ करेंगे तो उसी पाथवे से जाता है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी नर्व्स में पाथवेज बन जाते हैं। अगर आप एक ही पैटर्न में बार बार सोचते हैं तो उसी पैटर्न का पाथवे बन जाता है, और फिर आप जब भी बैठेंगे तो उसी तरह के थॉट्स आप लेंगे। इसी को हम कहते हैं सोच की आदत। अगर आप रोज़ डर के थॉट क्रिएट करेंगे तो जब परिस्थिति बदल भी जाएगी तब भी आपको डर के ही थॉट्स आएंगे। इसीलिए अपनी दिनचर्या और मनचर्या आप अपने पे डिपेंड कराएं। कोई सामने वाले का व्यवहार या कोई परिस्थिति डिटरमिन ना करे कि आप कैसा सोचते हैं, या कोई रूटीन आपको ये दूसरे सेट करके ना दें कि ये है तो हम इतने बजे उठेंगे, ये नहीं है तो हम इतने बजे उठेंगे, क्योंकि आपके संस्कार आपका साथ देंगे। और इसीलिए अगर हमें एडवर्सिटी क्वोशंट को ठीक करना है तो हमें अपनी दिनचर्या और मनचर्या की डिपेंडेंस दूसरों पर रोकनी पड़ेगी, और हमें अपनी व्हाट डू यू से अपनी जो रिक्लेम करनी पड़ेगी, अपनी जो ओनरशिप एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि मेरी दिनचर्या, मेरी मनचर्या मेरी अपनी चीज़ है, इट डजंट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स। मैं आपको आज के माहौल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बताती हूँ कि एक व्यक्ति को देखकर दूसरे के अंदर निराशा आती जा रही है, एक व्यक्ति को देखकर दूसरे के अंदर डर आता जा रहा है, एक व्यक्ति को देखकर दूसरे के अंदर चिंता आती जा रही है। ऐसे समय पर इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कोई तो एक हो जो इस बात को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए कि मैं डिसिप्लिन रहूँगा, मैं अपने मन को शांत खुश रखूँगा, मैं मीठा बोल बोलूँगा, ताकि सामने वाले के अंदर भी वो एनकरेजमेंट आए।
क्योंकि जैसे हम एक दूसरे को देखकर लो एनर्जी में जाते जा रहे हैं, यही सर्कल को हमें दोबारा रिवाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी आती है। एक कमरे में 5 दिए जल रहे थे। तो एक दिया था सुख का, दूसरा था शांति का, तीसरा था प्रेम का, और चौथा था शक्ति का, और 5वां था हिम्मत का। ठीक है, तो पहले शांति का दिया बुझा, फिर सुख का दिया बुझा, फिर प्रेम का दिया बुझा, और फिर शक्ति का भी दिया बुझा। लेकिन जो हिम्मत का दिया था, क्योंकि उसमें तो हिम्मत थी ना, तो वो हिम्मत का दिया जलता रहा, और क्योंकि वो जलता रहा तो उसने चारों को दोबारा जला दिया। और अगर वो हिम्मत का दिया बुझ जाता तो दोबारा से वहाँ लाइट नहीं आ सकती थी। तो ऐसे ही हमारे अंदर अगर सब कुछ भी ख़त्म हो जाए, हमारे जीवन की हर परिस्थिति भी ऊपर नीचे हो जाए, अगर हमारे अंदर हिम्मत है और मैं दोबारा से कह पा रही हूँ कि नो आई कैन बिल्ड एवरीथिंग, तो हम दोबारा बिल्ड कर लेंगे। लेकिन जहाँ हिम्मत ख़त्म हो जाती है वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको समझना होगा कि ये हिम्मत का दिया कि कुछ भी हो जाए मुझे अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी अंदर की स्थिति को मेंटेन करना है। जब परिस्थितियाँ वीक हो उस समय पर अपने आप को निश्चिंत रखना या अपने आप को चिंता मुक्त या भय मुक्त रखना, ये भी एक बहुत बड़ी हिम्मत का कदम होता है। जैसे हम कहते हैं ना, नॉर्मली दुश्मनों से लड़ने में हिम्मत चाहिए होती है, तो हमारे अंदर भी बहुत सारे दुश्मन हैं। वो दुश्मन कौन से? हताशा, निराशा, है ना, नाउम्मीदी। वो जो दुश्मन अपना सर उठाते हैं उनसे भी लड़ने के लिए हमें बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, और हमें अपने आप को बार बार कहना होता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम अपनी हिम्मत से ठीक कर देंगे। और इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम अपनी दिनचर्या और मनचर्या की जिम्मेवारी अपने पर नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे जैसे परिस्थितियाँ खराब होंगी तो वो भी खराब हो जाएंगी, और फिर वो जो हिम्मत का दिया है वो भी बुझ जाएगा, क्योंकि हिम्मत के दिए में जो कंट्रोल है वो ही नहीं रहेगा। जब मैं अपनी दिनचर्या और मनचर्या का ही मालिक नहीं हूँ तो मैं गुलाम की ज़िंदगी जी रहा हूँ, तब मुझे कहाँ हिम्मत होगी कि मैं परिस्थितियों को बदल सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए ये जो एडवर्सिटी कोशेंट है इस पर भी हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। आप लोग अगर राजयोग का कोर्स करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें और समझ में आएंगी अपने बारे में। जैसे अभी आप देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूं कि आपके आसपास जो शरीर से शुरू कर कर जो भी चीज़ है जिसको आप मेरी कहते हैं या जिसको आप अपने अस्तित्व का हिस्सा मानते हैं, उनमें से क्या है और कौन है जो कभी परिवर्तन नहीं होगा और कभी विनाश नहीं होगा? ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपके शरीर से शुरू कर कर कोई भी या कुछ भी नहीं है जो परिवर्तन नहीं होगा और विनाश नहीं होगा। और अगर हम अपने अस्तित्व को उन चीज़ों पर आधारित रखते हैं तो कैसे होगा कि हमें आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा जब ये सारी चीज़ें बदलेंगी, है ना। जैसे अगर आप अपने को कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, तो अगर नौकरी में इनसिक्योरिटी आ गई तो आप अपने को कैसे स्टेबल रखेंगे? क्योंकि आपने तो अपने अस्तित्व को ही इंजीनियरिंग के पद से डिफ़ाइन किया हुआ है ना। आप अपने को कहते हैं मैं हेल्दी हूँ, अगर शरीर में कोई रोग आ जाता है तो कैसे अपने को कहेंगे कि सब ठीक है? तो हम अपने अस्तित्व को जो एक्सटर्नल परिवर्तनशील दुनिया है उस पर आधारित करते हैं, और इसीलिए जब बाहर जो परिवर्तनशील है, जैसे कि आपने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कभी परिवर्तन नहीं होगा और कभी विनाश नहीं होगा। तो जब जो चीज़ परिवर्तन होनी है
विनाश होनी ही है। जब आप उन पर अपने अस्तित्व को टिकाएंगे तो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस तो होना ही है। इसीलिए अपने आप को जानना कि मैं वास्तव में कौन हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वो शरीर हैं जिसमें आप रहते हैं, या वो काम है जो आप करते हैं, या वो पद है जिसको आप होल्ड करते हैं, या आप कोई माँ है या पिता है, या कोई बच्चा है। आपकी ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आपका परिचय इनसे बहुत अलग है। क्या आप यही हैं? जब आप पैदा हुए तो आपके पास तो नाम भी नहीं था, आपके पास तो कोई फिज़िकल स्ट्रेंथ भी नहीं थी, आपके पास तो कोई पोस्ट पोजीशन टाइटल भी नहीं था, तब भी आप मुस्कुराते थे ना। कितना अच्छा मुस्कुराते थे जब पैदा हुए थे। और फिर धीरे धीरे सब कुछ मिलता गया। आपके हिसाब से तो आप बड़े होते गए और धनवान होते गए, लेकिन फिर मुस्कुराहट कहाँ चली गई? तो ये जो सारे अस्तित्व पर आज हम सारे आधारों पर हम अपना अस्तित्व निर्धारित कर रहे हैं, क्या वास्तव में हम यही सब हैं, या हमारा सत्य परिचय कुछ और है? ये हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है। एक कहावत है, इफ़ योर हैप्पीनेस हैज़ अ रीज़न देन एवरी रीज़न हैज़ अ सीज़न, एंड व्हेन द सीज़न विल एंड द रीज़न विल एंड एंड द हैप्पीनेस विल ऑल्सो एंड। इसीलिए हमें अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी वेलबींग को अपने इंटरनल वर्ल्ड से जोड़ना पड़ेगा। ये सब कुछ एक्सटर्नल है, शरीर भी एक्सटर्नल है, संबंध भी एक्सटर्नल है, काम भी एक्सटर्नल है, पर आप हैं। इसीलिए कहते हैं आई एम इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। यू डोंट नीड टू पुट एनीथिंग आफ्टर दैट। I am a man, woman, doctor, engineer is not necessary. I am and that is enough. आप हैं और आप अपने आप में एक शक्ति हैं। लेकिन जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानते और आप बाहर की चीज़ों पर अपनी आइडेंटिटी को आधारित करते हैं, तो कोई भी छोटा सा फ्लक्चुएशन होता है और हमें आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है। और फिर उस आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण हमारा इनर वर्ल्ड डिस्टर्ब हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है, विज्ञान आज कहता है कि आपके मन की स्थिति आपके तन की स्थिति को निर्धारित करती है। डॉक्टर्स कहते हैं इलनेसेस आर साइकोसोमैटिक, है ना। तो मन तन का आधार है। आपके अंदर जो थॉट्स चलते हैं वो रिश्तों का आधार है। आपके मन की निर्णय शक्ति, परख शक्ति, डिसर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर, ये आपकी वर्क परफॉर्मेंस तय करती है। तो आपका इंटरनल वर्ल्ड आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड को बिल्ड करता है। लेकिन क्या आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को समझने और कल्टीवेट करने के लिए इतना टाइम लगाते हैं? हम तो समझते हैं एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउटसाइड इन, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ वर्किंग इनसाइड आउट। इसीलिए अगर आपको बाहर सब कुछ ठीक करना है तो आपको अंदर की दुनिया की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपके विचार कैसे चल रहे हैं, आप किन बातों पर ध्यान दे रहे हैं, कहाँ पर आपका कंसंट्रेशन जा रहा है, आप अपनी बुद्धि की कंसंट्रेशन की एबिलिटी को बिल्ड कर रहे हैं या नहीं, आप अच्छे डिसीशंस ले रहे हैं या नहीं। और ये सब कुछ कल्टीवेट करने के लिए आपको ज्ञान और योग की आवश्यकता है। इसीलिए ये जो सेशन है ये एक अवेयरनेस सेशन के रूप में भी मैं करना चाहती थी कि आप ये समझें कि यू आर मच मोर दैन योर एक्सटर्नल वर्ल्ड। और जब आप इस बात को समझते हैं तो आप अपने इंटरनल सेल्फ को कल्टीवेट कर कर अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड पर यू हैव मोर पावर ओवर द एक्सटर्नल वर्ल्ड देन। और अगर आप अंदर पर ध्यान नहीं देते, अगर आप अंदर शक्तियों का विकास नहीं करते, छोटी बात को बड़ा करते जाएंगे तो बड़ी होती जाएगी, बड़ी बात को छोटा करेंगे तो फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन अगर हम अंदर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में कभी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान देना है और अपने अंदर जो भी आज पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हों या समझ आए हों वो आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। ओम शांति। थैंक यू सो मच।
कोई क्वेश्चंस है आपके तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी के? You can raise your hand and then we can take the questions probably. Hmm. 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 हाँ, भाई साहब पूछ रहे हैं कि जैसे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं कोविड के टाइम पर, है ना, तो इन नेगेटिव थॉट्स को कैसे चेंज करें या किस तरह से इस सिचुएशन में रहते हुए अपने थॉट्स को चेंज करें। अब सबसे बड़ी बात है, डर कोविड से लगता है क्या? डर किस लिए लगता है? मैं बीमार न पड़ जाऊं, है ना, मेरा नुकसान न हो जाए, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, उसमें बीमारी ना आ जाए, घाटा ना आ जाए, ये वाले थॉट्स चलते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स क्यों चलते हैं? क्योंकि जो मैंने आपको बताया, हमने अपना पूरा अस्तित्व बाहर की चीज़ों पर आधारित किया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है, ये जो परिस्थिति है इसमें यदि हम ये सोचते हैं कि शरीर को ना हो जाए, तो ये जो थॉट्स हैं इनके चलने के कारण हमारे अंदर नेगेटिव फोर्स बिल्ड हो रहा है, और नेगेटिव फोर्स से हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज़ होता है, और कॉर्टिसोल से इम्यूनिटी लोअर होती है। तो जब इम्यूनिटी लोअर होती है तो इन्हीं थॉट्स के कारण द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट कोविड इंक्रीजेस। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि हमारी ये जो सोच है ये काउंटर प्रोडक्टिव है ना, और ये जो सोच है ये काउंटर प्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव भी नहीं, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। जिस चीज़ को आप अवॉइड करना चाह रहे हैं आप उसी का आह्वान कर रहे हैं। पूरे दिन अगर आप ये सीन क्रिएट कर रहे हैं कि मैं बीमार ना हो जाऊं, तो वो भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से यू अट्रैक्टिंग इट। तो ये समझ को रखकर हमें चेक एंड चेंज करना होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से हम कैसे इसको करते हैं कि नॉर्मली जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, हम उनके प्रति अवेयर नहीं होते हैं, है ना। जैसे मन चलता रहता है, हम कभी देखते नहीं हैं कि मन में क्या विचार चल रहे हैं। लेकिन दिन में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें वो थॉट अवेयरनेस में आती है, वी कैच आवरसेल्व्स थिंकिंग लाइक दैट, है ना। तो जब हमें पता लगता है या दिखाई देता है कि मैं इस प्रकार से सोच रही हूँ, तब उसको चेंज कर दें, है ना। कहते चेंज व्हेन यू कैच योरसेल्फ थिंकिंग लाइक दैट। तो जिन मोमेंट्स में वो अवेयरनेस आती है उस समय पर उसको चेंज करना है, और धीरे धीरे चेंज करते करते वो आदत पड़ेगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मनुष्य समझता है कि मेडिटेशन मुश्किल हालातों में किया जाता है, लेकिन मेडिटेशन तो पहले से करके अपने आप को तैयार करना होता है। जैसे ये जो चेक एंड चेंज की आदत है वो पहले से डालें तो फिर परिस्थिति के अंदर हमें समस्या नहीं आएगी, है ना। तो ऐसे ही
हम अभी भी जो ये परिस्थिति है, अब आप देखिए हम पूरा दिन चेक एंड चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कब चेक एंड चेंज करने की कोशिश करते हैं? जब सिचुएशन आ जाती है। अब सबसे बड़ी बात है, पूरे दिन तो कई बातें आएंगी, न्यूज़ में आप खबरें सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उस समय पर चेंज करना बहुत मुश्किल होगा। तो दिन में सबसे पहले आप बैठकर अपने आप ये अभ्यास करें कि मैं अंदर बिल्कुल शांत हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निर्भय हूँ। ये थॉट्स जब आप अपने अंदर क्रिएट करेंगे तो जिस समय पर वो परिस्थिति आएगी तो आप अपने आप को ये बातें कह पाएंगे कि मैं निश्चिंत हूँ, मैं निर्भय हूँ, ईश्वर का हाथ मेरे सर पर है, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये थॉट्स आपको तभी आ पाएंगे दिन में जब आपने सुबह सुबह इसका अभ्यास किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम तभी अभ्यास करना चाहते हैं जब परिस्थिति आती है। सुबह सुबह भी कोई उठकर अपना टाइम नहीं देना चाहता। लेकिन अगर आप सारे ट्रिक्स एंड टर्न्स जाने, लेकिन अगर आप उतने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो परिस्थिति के समय आप उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेडिटेशन इज़ डन एज अ प्री रिक्विजिट to prepare yourself for adversity. It cannot be done at the time of adversity. तो इसीलिए अपनी resilience building को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ओके, ठीक है।